You are listening to SRM Podcast. Podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और आज मेरे साथ मौजूद है फिर से हमारे साथी अनुभव। हेलो अनुभव, कैसे हो आप? हेलो आदित्य, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो कैसा रहा आपका हफ्ता? आदित्य, हफ्ता एकदम सही रहा। इस हफ्ते मैं बस खाली म्युनिसिपल इलेक्शंस का खेल देख रहा था कि कैसे किसी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी बात हो गई और हमारे योगी आदित्यनाथ साहब लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड जारी करने गए थे, बीएसई। तो उन्हीं दोनों खबरों के बीच में हफ्ता निकल गया। हाँ, तो वही मैं भी देख रहा था कि मेरी जितनी भी छोटी सी लाइफ रही है उसमें मैंने पहली बार ये नोटिस किया कि किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन इतना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और अगर आप फ्रंट पेज पढ़ रहे हैं तो आपको ये ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शंस की खबर मिल रही है। आप पन्ना पलट के बिजनेस पे जाते हैं तो आपको लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड की खबर मिल रही है। मतलब इतना ज्यादा म्युनिसिपल पहली बार मैंने सुना था। मेरे खुद के मोहल्ले में चुनाव होते तो भी मैंने इतना नहीं सुना। तो जैसा कि आपने बोला कि इतना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हमने सुना है, तो बेहतर यही रहेगा कि एक बार हम इन सारी चीजों को कायदे से समझे कि आखिर हुआ क्या, पिछले हफ्ते हुआ क्या, और ये इनकी जड़ें क्या है, कहाँ कहाँ मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है, और ये जो बॉन्ड साइन हुआ है तो ये सब बॉन्ड वगैरह का मतलब क्या होता है। तो आज का पॉडकास्ट हम इसी पे रखेंगे। और हमारा पिछला हफ्ता हमने पहली बार हमारा वीडियो पॉडकास्ट निकाला था तो उसको काफी ज्यादा पसंद किया गया है। जो हमारे ऑडियो लिसनर्स थे वो भी बढ़े, और वीडियो में भी चूंकि हम पहली बार आए तो हमारा एकदम से जो हमारा एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा लोगों ने उसे देखा। तो धन्यवाद अनुभव आपका कि आपने इतना अच्छे से हमें सारी चीजों को समझाया। अरे आदित्य, ये तो आप इतने अच्छे एंकर हैं कि आपकी आवाज सुनने के लिए लोग आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी हमारे लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हो ऑडियो में, यानी कि स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, गूगल पॉडकास्ट पे, या हमारी वेबसाइट एसआरएम पॉडकास्ट पे, तो इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। और अगर आप रेटिंग दे सकते हैं तो रेटिंग जरूर दें, वेबसाइट में है तो कमेंट जरूर करें। और जो भी अभी इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पर देख रहा हो, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट अनुभव के साथ। तो अनुभव, जैसा कि हमने एक बार अपना जो बहुत ही लंबा चौड़ा एक इंट्रो दे ही दिया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हम बात करेंगे सारी चीजें, तो एक बार मैं चाहता हूं आप हमें ये बताएं कि आखिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता क्या है। आदित्य, हम लोगों को ये चीज पता है कि जो चुनाव का जो फोकस होता है वो दो चीज होती है, या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो सांसदीय, और दूसरी विधायकी। तो हाँ। जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ये अगर हम इन दोनों को ही काउंट करते हैं, जो कि हमारा लोग का फोकस भी इन्हीं दोनों एस्पेक्ट पे रहता है, तो इसे टू टायर गवर्नेंस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक चीज रहती है कि गांव में पंचायत चुनाव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत में अर्बनाइजेशन बढ़ा, और अभी ऐसा लग रहा है कि 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो सब अब अर्बन पॉपुलेशन हो गई है। तो ऐसा लगा कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो थ्री टायर होना चाहिए, और जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं और जो पंचायत हैं, इन सबको एक फॉर्मल टायर में जोड़ना चाहिए। तो आदित्य, 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसके तहत पंचायत, ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनको फॉर्मली इंडेक्ट किया गया 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। 11th शेड्यूल में रखा गया ग्राम पंचायत जिला परिषद वाले को, और 12th शेड्यूल में रखा गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। तो उनको फॉर्मली it has been included in the 12th schedule. Municipal corporations are included in the 12th schedule of the constitution. और it is the third tier of governance, यानी कि सबसे पहले हमारे सांसद हैं जो पार्लियामेंट में पूरे देश के लिए लॉ बनाते हैं। फिर हमारे विधायक हैं जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे लिए पूरे प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। और उसके बाद हैं हमारे म्युनिसिपल काउंसिलर्स, जो कि हमारे शहर के जो टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि वहाँ का लोकल पार्क है, रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, टाउन प्लानिंग है,
स्लम डेवलपमेंट है, इस तरह की चीजों पे काम करते हैं। तो जब ये 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आदित्य 18 सब्जेक्ट डिसाइड किए गए कि इन 18 सब्जेक्ट पर जो है वो लॉ और उनका जो गवर्नेंस है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस करेंगे। तो यही इसका एक बेसिक सा सार है। जी जी जी। तो ये तो हो गई एक बात की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं। तो अगर किसी के मन में संशय हो कि जीएचएमसी जो हो रहा था वो इलेक्शन वो है क्या, तो वही चीजें जो आपके मोहल्ले में एक सभासद का चुनाव हर 5वें साल होता है, जो आपके नगर पालिका जो है वो वही चीज है। बस चूंकि वो बहुत बड़े शहर का है तो हो सकता है कि अगर आप किसी छोटे प्रदेश के रहने वाले हो तो उसका बजट आपके पूरे प्रदेश के बजट से ज्यादा हो, पर वो मोटा मोटी तौर पे वही चीज है जो आपके यहाँ के सभासद और आपके यहाँ के पार्षद को चुनता है वो चुनाव। और एक अनुभव ने ये भी बात की थी कि योगी आदित्यनाथ जो है बीएससी गए थे, और बीएससी क्या अगर आप गूगल ट्रेंड्स पर देखें चेक करें तो इधर भी बहुत ही ज्यादा सर्च हुआ है, खासतौर से जब से ये स्कैम 92 वेब सीरीज आई है कि हर जवान लड़का जो वेब सीरीज देखता है उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि ये मनी मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसी बीच योगी आदित्यनाथ जो है वो बीएससी पहुंचे लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स को लेकर के। तो एक बार ये बताइए कि ये बॉन्ड्स को वहां पर पब्लिक करने की क्या आवश्यकता थी और क्या हुआ, वो प्रोसीजर वो क्या था? आदित्य, पहली चीज ये है कि आप खुद एक टायर 3 सिटी से आते हैं और आपने इंडिया में जो टायर 3 सिटीज का हाल है वो देखा है कि जो रोड्स हैं वो अभी भी प्रॉपर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल उतना अच्छा नहीं है, अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट इतना इवॉल्व नहीं है, स्लम डेवलपमेंट उतना नहीं है, रोड पे भिखारी रहते हैं, तो शेल्टर होम्स की कमी है, ऑर्फनेजेस की कमी है। और यही चीज रेसिप्रोकेट और इवन बड़े रूप में आपको बड़े बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, उसमें दिखती है कि बरसात होती है तो पूरी की पूरी रोड जो है उस पर पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। तो हम लोगों को हम लोगों के जहन में हमेशा ये पता रहती है कि सबको पता है कि जब शहर में बरसात होगी तो पानी भर जाएगा, गड्ढे खराब हैं सबको पता है, लेकिन गड्ढे नहीं बन रहे। तो ऐसा क्या है, मतलब सब हर आदमी को हर साल ये प्रॉब्लम दिखती है लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। तो पहली चीज है ये माइंड में आती है कि या तो लोगों की विल नहीं है करने की, और दूसरी चीज आती है कि या तो लोगों के पास पैसा नहीं है करने का। जी, तो जी। तो इसमें विल वाली चीज जो है वो कुछ हद तक मैं मतलब कह सकता हूँ कि उसको निगेट किया जा सकता है, क्योंकि इतनी समस्या हर आदमी खुद झेल रहा है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में काम कर रहे हैं, इवन दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। तो अपना घर तो सब लोग सुधारना चाहते हैं। तो इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो है फाइनेंसेस की। तो जैसे आपको पूरा का पूरा शहर में सीवर लाइन डालनी है, या इस तरह के बड़े बड़े पार्क्स बनाने हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट करना है, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव करना है, लोकल बसेस चलानी है, शेल्टर होम्स बनाने, तो यू नीड अमाउंट ऑफ फंड्स। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास उतने फंड नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सकें कि वो गलियों में सड़कें तो बनवा सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए, बड़े बड़े शेल्टर होम्स और म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स बना जाए, पार्किंग लॉट, अंडरग्राउंड पार्किंग, हाइड्रोलिक पार्किंग, इस तरह की चीजें कराई जाए, तो दे वुड नीड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फंड। उनके पास उतना फंड होता नहीं है ये सब करने का। इसीलिए हमारी अर्बन जो बॉडीज हैं और जो हमारी अर्बन फैसिलिटीज हैं, द काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन दैट यू आर सीइंग, तो वो बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट लगता है विद द करंट कैपेसिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट अर्बन एरिया। उसी को काउंटर करने के लिए कॉन्सेप्ट आया म्युनिसिपल बॉन्ड्स का। तो जैसे कि अब आपके पास किसी भी कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अब वो पैसा लाए कहाँ से, ये बात होती है। तो एक चीज है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो या तो आप लोन ले लीजिए। तो म्युनिसिपल बॉडी लोन लेना भी बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि वो एक कोई आदमी है नहीं, वो एक कॉर्पोरेट बॉडी भी नहीं है कि जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज है वो लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन आदमी ले लेता है। तो उनका जो स्ट्रक्चर वो भी उस तरह का नहीं है कि दैट दे आर फॉर्मल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। उसकी वजह से उनको थोड़ा सा पैसा मार्केट से लेने में दिक्कत आती थी। तो उसका एक सॉल्यूशन होता है बॉन्ड्स जारी करना, कि आप मार्केट में प्लेज करिए कि आप हमको पैसा दीजिए और हम उस पैसे को एक फिक्स रिटर्न में आपको वापस करेंगे। तो
गवर्नमेंट की जो कुछ इस तरह की बॉडीज रहती हैं या फिर कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, तो वो अपना 5 साल 3 साल 7 साल 10 साल का बॉन्ड्स रखते हैं। जी तो जी। तो उन बॉन्ड्स में क्या होता है, समझ लीजिए आदित्य कि वो एक तरह का एफडी है। तो जैसे आपने 10 लाख रुपए की एफडी करा ली, तो हम्म। आपने एफडी का लॉक इन पीरियड है 3 साल 7 साल 10 साल, और उस पर आपको रिटर्न मिलेगा 6 अभी एफडी का जैसे 6.3% रिटर्न है। हाँ हाँ। तो ये जो बॉन्ड है वो थोड़े बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। जैसे ये जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.25 से 8.50 के आसपास रहेगा। तो यानी कि वो एफडी से ऑलमोस्ट 2% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जी जी। तो अगर किसी को एफडी करना है तो उसके पास बेटर ऑप्शन है कि वो म्युनिसिपल बॉन्ड्स ले लेगा, क्योंकि उसका रिटर्न बेटर है। तो गवर्नमेंट जो है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि हम मार्केट से लोन हमें मिल सकता नहीं है, अगर मिलेगा भी जैसे हम कहीं से बोरोइंग करें तो हो सकता है इससे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। तो उससे बेटर है कि हम जनता से पैसा लेते हैं, हम अपना पार्क बनवाते हैं या फिर इस तरह की फैसिलिटी बनवाते हैं, उनसे जो पैसा आएगा हमारा, हम्म। मान लीजिए आपने पार्किंग लॉट बनाया, एक अंडरग्राउंड पार्किंग, और आपने फिक्स कर दिया कि पर पार्किंग आपको 20 रुपए देना पड़ेगा, और जी आपने जी। 1,000 कार की पार्किंग बना दी, तो आपको दिन में अच्छे खासे उससे पैसे आएंगे। तो वो जो आपने मार्केट से 100-200 करोड़ रुपए उठाए हैं, वो पार्किंग के पैसे से वो सारे पैसे निकल आएंगे। तो जब 10 साल पूरा होगा, तो जिन लोगों ने उन 100 करोड़ रुपए में से, मान लीजिए किसी ने आपको 10 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, इस तरह के पैसे करके एफडी कराई है बॉन्ड्स के रूप में, तो आपको 10 साल बाद आपको इजी पड़ेगा कि वो पैसा आप उन्हें दे सकें, क्योंकि आपका पार्किंग लॉट तैयार हो चुका है और पार्किंग लॉट से अच्छा खासा पैसा आ चुका है। तो जब आपको इस तरह का कोई डेवलपमेंट करता है जो कि एसेट क्रिएट करता है और वो एसेट रिकरिंग रिटर्न देता है, तो फिर म्युनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा मार्केट से उठाना और उसकी भरपाई करना इजी हो जाता है। और यही रूट लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनाया है। जी जी। तो इससे एक बात मुझे और ये समझ में आई कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं पूरी तौर पे ये ऑटोनॉमस होते हैं। बिल्कुल। मतलब कि इन्हें अपना बजट वगैरह खुद ही देखना रहता है और शायद सरकार से फंडिंग से पे ये निर्भर नहीं रहते हैं। इनके पास सरकार से, आदित्य, जो फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसकी उसका गठन जब ये 90 ये जब ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1992 में, तो उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था कि जितना भी टोटल स्टेट का बजट होगा, उस बजट में से कुछ पैसा जो है वो आएगा स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास, जो लोकल बॉडीज हैं। लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है वो उतना अच्छा हो नहीं पाया। तो जो पैसा जिस लेवल का उनके पास आना चाहिए, वो उस तरह का पैसा उनके पास आ नहीं रहा। तो आपकी बात कुछ हद तक एकदम सही है कि उनको अपने लोकल टैक्सेस पर ही डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि उनको कुछ ग्रांट इन एड मिलती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के रूप में, वो काफी कम होती है उनका खर्चा निकालने की। जी जी जी। तो एक चीज और मुझे बार बार आपकी बातों में एक चीज बहुत बार सुनाई पड़ चुकी है अब तक कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो जैसे अभी भी आपने जिक्र किया, तो आपने 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात किया, आपने शुरुआत भी जब की थी तो भी बताया कि तो भी इसके बारे में जिक्र किया। तो एक बार क्या ये भी आप बता सकते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या? आदित्य, जैसा कि मैंने बताया कि जब 2 टायर गवर्नेंस सिस्टम था, तो ये बात रियलाइज हुई कि जो अर्बन बॉडीज हैं, जो जैसे स्टेट, हमारे शहरों में नाली है, ड्रेनेज है, शेल्टर होम्स हैं, इस तरह की चीजें, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उस तरह का काम जो है वो रोल असाइन नहीं हो रहा था कि इन सब चीजों पे कौन इसका जिम्मा लेगा। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर्मली जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में इंडक्ट किया गया, और जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, आए। और उसमें जो है वो टोटल जो वो थे सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थे, उसमें से 18 सब्जेक्ट्स जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में आए, और उनको बोला गया कि आप इन 18 सब्जेक्ट्स पे आपके पास पावर है, आप इनको संचालित करेंगे। और यही सारे फंक्शन जो हैं वो 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। और इसके साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 243(10) एक्स 243(10) आर्टिकल किया गया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि किन किन सोर्सेस से, मतलब रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन के किन किन सोर्सेस से
अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स, कोई घर खरीदता है, घर बेचता है, जी जी उसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, उस तरह की चीजों से जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को पैसा मिलेगा। तो वो चीज ऐड की गई। फिर 243 वाई जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ कि वो रिव्यू करेगा कि जो टोटल स्टेट का बजट है उसमें सर्टेन परसेंटेज जो पैसा है वो अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाए। तो फिर उसके बाद जो है वो एक और आर्टिकल 280 में एक और सब सेक्शन ऐड किया गया कि कंसोलिडेटेड फंड में से भी कुछ पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास जाना चाहिए। तो ये सब चीजें उस समय 1992 के पास हुई थी। जी जी। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था क्या? बिल्कुल जी। तो हालांकि मैं बातों को बार बार आगे पीछे, सीढ़ी ऊपर चढ़ता हूँ फिर नीचे चढ़ता हूँ, ये हो रहा है मुझे लग रहा है इस कन्वर्सेशन में। पर चूंकि सवाल अचानक से कहीं भी उठ जा रहे हैं तो फिर से मैं जरा एक बार फिर एक सवाल पीछे जाऊंगा कि जैसे कि अभी अब हमने समझ लिया कि ये है होता क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड्स क्यों निकलते हैं, ये भी हमें समझ में आ गया है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ये भी हमें सब चीजें समझ में आ गई। अब बात ये है कि जो जैसे कि आपने बोला कि फंड्स की जरूरत पड़ती है और गवर्नमेंट का मैकेनिज्म उतना अच्छा बन नहीं पाया जिसे होना चाहिए था इन फंड्स को मतलब जनरेट करने के लिए इन बॉडीज को। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये क्यों हो रहा है आखिर, और ये इन पैसों की जरूरत इन्हें और ज्यादा क्यों पड़ रही है, और इनका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो भी क्या है? आदित्य, जैसे कि हमें खुद पता है कि अब जो है वो गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेशन हो रहा है बहुत तेजी से। तो जो एग्जिस्टिंग मतलब जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जो माइग्रेशन है, रेट ऑफ माइग्रेशन वो बहुत ज्यादा है। मतलब जिस स्पीड से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अर्बनाइजेशन कर रही है, जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको खुद पता है कि अब क्या होता है कि जो शहरों का जो सबर्बन एरियाज हैं जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं आते, गांव में आते हैं, लोग वहां पे अपने घर बनवा लेते हैं। वहां पे बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, रोड नहीं है, सीवर नहीं है, तो भी लोगों ने घर बनवा लिया। वो इस आस में घर बनवा लेते हैं कि 5, 10, 15 साल में ये एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाएगा। तो जो ये जो पॉपुलेशन इन्फ्लक्स है, माइग्रेशन, वो एक बहुत बड़ा वो है, एक चैलेंज है, क्योंकि वो चीज केटर नहीं हो पाती है। और पॉपुलेशन की वजह से जो एकदम ज्यादा फैसिलिटी बढ़नी चाहिए उस लेवल की फैसिलिटी बढ़ नहीं पाती। उसका एग्जांपल है बैंगलोर ही देख लीजिए। बैंगलोर में पॉपुलेशन ज्यादा आया और जो स्टेट गवर्नमेंट थी they were not ready to handle, municipal corporations were not ready to handle such a huge population in such a short period of time। उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या और इस तरह की कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब मैंने बैंगलोर से ज्यादा ट्रैफिक की दिक्कत कहीं देखी नहीं। दिल्ली मुझे लगता था पहले बदनाम है, पर जब अब बैंगलोर में जाएंगे, ऑफिस टाइमिंग रहेगी और 2 किलोमीटर आप 1 घंटे में कवर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वाकई में ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसको सही से काम करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और आज दूसरी चीज है कि एक पैसे की जरूरत एक इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि जब तक आप शहरों में इस तरह की चीजें नहीं करेंगे कि आपने रोड ठीक नहीं बनाई है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जो वहाँ के स्लम डवेलर्स हैं उनके लिए अच्छा सिस्टम नहीं है, तो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाएगी। टू चर्न द व्हील ऑफ इकोनॉमिक्स यू नीड टू प्रोवाइड दीज बेसिक फैसिलिटीज। तो इसलिए भी पैसे की बहुत ज्यादा मतलब कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बोला पार्किंग लॉट है, तो एक तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। थर्ड है कि अभी जैसे हमें पता है कि अभी वो चेन्नई में भी वो तूफान आया, बीच बीच में हर जगह तूफान की खबरें आती रहती हैं, कोलकाता में, मुंबई में, इस तरह की कुछ कुछ डिजास्टर की न्यूज आती रहती। तो अर्बन जो बॉडीज है दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू केटर दीज काइंड ऑफ इमरजेंसी सिनेरियोज। तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरत है फंड्स की कि इन सब चीजों के लिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर सकें। जैसे अब ट्रेंचेस लगवाइए, पेड़ लगवाइए, इस तरह की चीजें करें ताकि मिटिगेट हो सके और डिजास्टर के बाद हम कैसे उसको थोड़ा सुधार सके, वापस से बैक ऑन ट्रैक लाइफ लेके आए। उसके लिए भी बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है जो कि अभी फिलहाल काफी कमी है। फिर
एक और है आदत की जो है वो क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले क्या था कि लोग कूड़ा जो था सड़क किनारे जला देते थे। जी जी। ठीक है, जो पानी की फैसिलिटी थी वो नॉर्मल पानी से काम चल जाता था, लेकिन अब पानी इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है कि आपको वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत अच्छे लगाने पड़ेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं, जो कि लोग कूड़ा और इस तरह के जो सीवेजेस थे वो डायरेक्ट नदियों में डालते थे, तो आपको यू नीड बेटर सीवेज प्लांट्स की ये सब नदियां एकदम साफ सुथरी रहे, ताकि जो पानी आ रहा है पीने का वो भी स्वच्छ रहे। तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। जी और जी। ऊपर से एक जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अर्बन बॉडीज की, जो जो हमारे आपने देखा है रोड के किनारे लोग लेटे रहते हैं ठंड में, स्लम्स में जो लोग रोड पर भीख मांगते हैं। तो ये एक सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट टू लाइवलीहुड की, कि उनको बेटर लाइवलीहुड दे सकें। तो उनके लिए शेल्टर होम्स, उनके लिए अल्टरनेट जॉब ढूंढने का, खाना पीना, ये सब हम्म। चीजों के पैसे नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा लैप्सेस है इनमें, और इसी के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को जरूरत है पैसे की। जी जी। तो आपकी इस बात से इतना तो समझ में आया कि ये जो है, जो फाइनेंशियल बॉन्ड है, तो फाइनेंशियल बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, कि जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपना फाइनेंशियल बॉन्ड क्यों रिलीज कराती है। और योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट जो था वो भी हमने पढ़ा था, तो शायद कि वो कानपुर और शायद ये नोएडा एनसीआर का कोई एरिया शहर, और ये शायद बनारस के भी उसको भी वो पब्लिक करने वाले हैं। तो हाँ, तो ये तो हो गया। तो क्या इसी तर्ज पे हमें ज्यादा से ज्यादा ये जरूरत है कि हम और भी जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनके भी बॉन्ड्स को रिलीज करें? आदित्य, पहली बात ये है कि बॉन्ड जो है वो बॉन्ड एक अच्छा तरीका है, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। मैं उसका हम्म। एक रीजन बताता हूँ। ये जो बॉन्ड का प्रयोग है, बॉन्ड का प्रयोग जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करना करना ही अच्छा है। कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको एक पार्किंग लॉट का एग्जांपल दिया, हाँ हाँ हाँ। शेल्टर होम्स का, या फिर कोई इस तरह की चीजें, कोई एंटरटेनमेंट पार्क आपने बना दिया जी जिसमें लोग झूले लगे हैं, फिशरीज का कुछ है, एनिमेशन पार्क है, कि आप लोग वहां पे जैसे प्लानिटोरियम है, इस तरह की चीजें लोग बना दिया कि उससे लगातार पैसा आ रहा है। जी। लेकिन आपको यहाँ पे समस्या आदित्य क्या है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर ही इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड रिलीज करते हैं। लेकिन जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज की समस्या है वो बहुत क्रोनिक है। खाली एक चीज की समस्या नहीं है, हर तरफ समस्या है। जैसे पार्किंग की बहुत ज्यादा हालत बिगड़ी हुई है। पार्किंग, आपको भी पता है कि गाड़ी की पार्किंग की दिक्कत हर एक शहर में है। सही बात। रोड किनारे पेमेंट अच्छा नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छा नहीं है, इस तरह की स्ट्रीट लाइट्स हैं, और अंडरग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स है, इस तरह के बहुत सारे तरह तरह के काम है हम्म। जो कि होने हैं। तो पहली बात ये कि ये जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स का तरीका है उससे आप अपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन आप परमानेंटली ये तरीका नहीं। आपको एक परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए जिसके बल पर आपको पैसा आता रहे। और जी आप जी। जो अपने रोजमर्रा का काम है, जैसे जो लोग झाड़ू लगाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो काम करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स चेंज होती हैं, छोटे मोटे रोड रिपेयर वर्क्स हैं, ड्रेनेज हम्म। क्लीनिंग है, और म्युनिसिपल जो पार्क्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, पार्किंग लॉट है, उनके मेंटेनेंस है, उन सब के लिए आपको पैसा चाहिए। तो वो सब आपको खुद ही वो पैसा जनरेट करना पड़ेगा। तो अब बात आपको पूछनी चाहिए आदित्य कि ये सब अभी फिलहाल ये पैसा कहाँ से आता है। हाँ, मैं अभी तुरंत इस पे ही आ रहा था, क्योंकि हमने समस्या तो बहुत सारी सुन ली और ये भी हमने देख लिया कि फंड नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल ये पैसा कैसे आ रहा है? क्या ये वो जो साल में एक बार हाउस टैक्स और वाटर टैक्स मांगने आते हैं उन सब चीजों से आ रहा है, कि और भी कई साधन हैं? आदित्य, इसमें जो इसके जो पैसे के जो सोर्सेस हैं वो है, एक तो टैक्स रेवेन्यूज है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। टैक्स ठीक है, रेवेन्यूज में क्या तो क्या हो गया? टैक्स रेवेन्यूज में है प्रॉपर्टी टैक्स। तो आगे तो प्रॉपर्टी टैक्स सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्स। हम्म। ठीक है, और दूसरा आदत है कि एंट्री टैक्स है। मतलब जैसे शहरों में जो ये जो गाड़ियां आती नहीं है,
ट्रक सामान लेकर, जी तो उस पर जो टैक्स पड़ता है उसको ऑक्ट्राई बोलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन अब वो जो है वो जीएसटी में सबस्यूम हो गया है, तो उसको ये स्टेट गवर्नमेंट उसका पैसा देती है, जीएसटी का देना जी। चाहिए। अभी कितना दे रहे हैं वो मुझे खुद पता करना पड़ेगा, अभी शायद हो नहीं रहा है, इस पे काफी ज्यादा चल रहा है। फिर एक लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि शहर में पिक्चर लगी है, मूवी हाँ लगी है, हाँ तो उस पर हाँ। टैक्स पड़ता है, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है। जी जी। फिर आपने देखो जो शहरों में जो होर्डिंग्स लगी रहती हैं हाँ, प्रचार जो की, सड़कों पे मुस्कुराइए अब लखनऊ में वाली होर्डिंग्स रहती है। हाँ, जो न्यूज़पेपर्स की, लेकिन हर चीज की होर्डिंग्स लगी रहती है, तो जो उस पर टैक्स पड़ता है, तो वो भी टैक्स जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है। जी जी जी। तो ये सारे जो हैं वो जो है, और भी कुछ हैं जो कि आपको हंसी आएगी सुन के, जैसे आपने कुत्ता बिल्ली खरीदा, गाय खरीदी, बैल खरीदी, भैंस खरीदा, तो उसका हाँ हाँ। अगर अगर आप इसको लीगलाइज तरीके से करें तो जो टैक्स होगा वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाएगा। जी 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 जी। जैसे और भी है, जैसे आपने रिक्शा खरीदा है, टांगा खरीदा है, उस हम्म। चीज के टैक्स हैं वो भी जाएंगे। तो ये हाँ, सब है। क्योंकि रिक्शे का तो शायद मेरे जितना जानने में है, वो उसका एक हमको पता नहीं रहता है, पर जो 3 पहिया साइकिल का भी रिक्शा होता है उसका नगर पालिका से एक नंबर इशू होता है। हाँ बिल्कुल, जी। उसका भी टैक्स रहता है। हम्म फिर आदित्य जो है वो इसके ये सारे जो था कि टैक्स कलेक्शन का था। दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है नॉन टैक्स रेवेन्यूज। हम्म। तो जैसे ये पानी है, बिजली है, और कई सारे तरह के फाइन्स हैं, पेनाल्टीज हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन हुआ, जैसे म्युनिसिपल ग्राउंड्स होते हैं ना, आपको कई सारे हम्म। म्युनिसिपल ग्राउंड्स है, म्युनिसिपल पार्किंग है, तो किसी आदमी ने फंक्शंस कराया, तो उसने, या फिर कोई बड़ी कंपनी ने फंक्शन कराया, तो वो म्युनिसिपल ग्राउंड्स हैं, या फिर उस तरह की जो म्युनिसिपल बॉडीज की फैसिलिटी है, मान लीजिए उनका कोई विश्राम गृह है, तो आपने वो किराए पे लिया, तो उससे जो पैसा आ रहा है उससे भी उन लोगों को थोड़ी कमाई कमाई होती है। होती है। जी जी जी। तो ये दो उनके मेन हैं। और उसके बाद जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स जो है वो असाइन किए हैं, जैसे ये सर चार्ज है, ऑन स्टैम्प ड्यूटी, फिर प्रोफेशनल टैक्स है, फिर मोटर व्हीकल टैक्स है, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स है। ये सारे पैसे जो हैं वो आते हैं, जी जी ये जी। आते लोकल बॉडीज के पास। तो ये सारे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज है, लेकिन ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जो एक एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए ये उस लेवल का है नहीं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है आदित्य, हम्म। जो मैंने आपको बोला कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो टोटल रेवेन्यू का 55-60% है। जी जी। लेकिन जितना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होना चाहिए वो उतना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कोई जमीन है, कोई फ्लैट है, उसकी कीमत 80 लाख रुपए है, हम्म। तो 80 लाख का के हिसाब से ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स मिलना चाहिए। लेकिन जब इस तरह का लेन देन होता है तो लीगली फ्लैट की कीमत 40 लाख दिखाई जाती है, ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो ये सब चीजें भी काफी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। या कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के घर में किराएदार होते हैं, तो वो उसका किराया कम दिखा देते हैं कि इस घर का हाँ किराया कम है, तो उस पर उनका टैक्स कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो, ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे अगर हम बात करेंगे तो हमें एक नया एपिसोड भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी जी। तो अनुभव, अभी ये सारी जैसे आपने बताया कि टैक्स वैक्स था, तो कुल मिलाकर के हमने जो जो चीजें अभी दिमाग में आई और जो जो सवाल उत्पन्न हो सकते थे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर के, वो सारी बातें हमने कर ली। बाकी उसमें कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, वो सब मीडिया ने दिखा ही दिया है। अभी सबको पता बिल्कुल। चल गया है कि कौन चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़के कौन कौन सीटों पर, कैसी सीटों पर चुनाव होते हैं। तो उसकी हमें कोई जानकारी मुझे नहीं लगता कि अब देने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल। ट्विटर से लेकर के व्हाट्सएप तक सबको पता चल गया है। अब मेन बात, जो आखिरी एक बात, वो है कि ये सारी चीजें तो हो गई, पर अब आगे क्या? आगे जो है वो, आगे एक चीज है कि जो सरकार थोड़ा बहुत कर रही है, मुझे लगा कि वो अमृत स्कीम जो है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, हम्म। अटल मिशन फॉर रिनोवेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट, इस तरह के जो अगर ट्रांसपोर्ट जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करके शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करे, तो उससे काफी ज्यादा मदद मिल सकती है।
लेकिन मुझे लगता है जो मेरा अपना पर्सनल एक सोचने का तरीका है कि वो है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सर्विस ओरिएंटेड उनका अप्रोच नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि सुलभ शौचालय है, लेकिन सुलभ शौचालय इतना गंदे रहते हैं कि पब्लिक उसका यूज नहीं कर पाती करती है। और जब आप इतनी पुअर फैसिलिटी देंगे तो कोई पब्लिक उसके लिए पे नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट को और म्युनिसिपल बॉडीज को अपना इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि वो पब्लिक को अच्छी फैसिलिटी दे सके, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। और एक और चीज जैसे मैंने आपको बताया टैक्स के कलेक्शन है, इन सब की प्रोसेस भी, बिलिंग है, उसको भी काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे मोबाइल से ऐप बेस्ड पेइंग कर सके, क्यूआर कोड इनेबल्ड पेइंग कर सके, ताकि आराम से ये सब चीजें हो सके। टोटल ट्रैक कर किया जाए कि ये सब चीजें सही टैक्स कलेक्शन है, उसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। और कई जगह स्मार्ट मूव्स है, जैसे अहमदाबाद और चेन्नई में, तो वो गाड़ियों का जो पार्किंग है वो डायनेमिक पार्किंग सिस्टम उन्होंने लगा दिया कि अगर पार्किंग में कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी तो आप 10 रुपए दीजिए, अगर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है तो आपका 25-30 रुपए हो जाएगा। तो वो डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम से भी जैसे फ्लाइट की सीट बुक कराने पे होता है, जैसे फ्लाइट की सीट बुक कराने के साथ होता है। और अपना टैक्स बास्केट भी सरकार, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को भी मेहरबान होना चाहिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को थोड़ा पैसा दें। और लोगों को भी, जो म्युनिसिपल बॉडीज में, उनको भी जो है वो, जो एक मेरा आदत बहुत पुराना एक सपना सा था, हालांकि वो अभी अभी मेरे आपसे बात करके ध्यान आई कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज। जब तक म्युनिसिपल बॉडीज एक कॉर्पोरेट यूनिट की तरह, एक कंपनी की तरह वर्क नहीं करेंगे कि दे हैव टू गिव सर्विस और दे हैव टू जनरेट रेवेन्यू टू गिव एडिशनल सर्विस, तब तक ये सब चीजें नहीं हो सकती। मतलब दे हैव टू हैव द सर्विस प्रोवाइडर माइंडसेट। जिस दिन वो आ जाएगा हर चीज अपने आप रास्ते मिलने लगेगी। जी जी, जैसे ठीक वैसे ही जैसे हमारी कुछ सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयूज है, ओएनजीसी है, तो थोड़ा सा वर्क कल्चर बदलना चाहिए, तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा, आपका ये कहना है? बिल्कुल जी। तो मेरे हिसाब से आज का सिलेबस हमने पूरा कवर कर लिया है। और अरे हाँ मुझे आदित्य लगता है कि जो हमारा ये शो है, हाँ ये मतलब ये आम भारतीय के लिए शो है। और कई सारी ऐसी चीजें रहती है जो हमारे माइंड में हमेशा आती रहती हैं। जैसे कि मेरे भी माइंड में याद आता है कि वाटर लॉगिंग की समस्या क्यों सॉल्व नहीं होती है, इस तरह की चीजें, पानी घरों में नहीं आता। तो हम लोगों को, जैसे हम दो आदमी बात करें तो एवरी इंडियन शुड बी ऑन द कॉल कि वो इन सब चीजों को समझे और ज्यादा जागरूक हो, ताकि जब तक जो है वो सिटीजनरी, मतलब जो सिटीजन्स है आर नॉट सेंसिटाइज्ड, वो अपनी राइट को समझेंगे नहीं और इन सब गवर्नेंस मॉडल को समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग, we cannot ask legislative people to give us more. So we need to make our fellow Indians, our citizens adaptive, so that they can ask more from the government and they can get more from the government. तो ये तो आपने बात बहुत सही की कि जो हमारे नागरिक हैं उनको भी थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि वो भी थोड़ा सवाल करें, बातें करें, कॉल पर आए, इंडिया के बारे में बात करें। और जब तक वो नहीं आ रहे तब तक आपका अपना पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल आ रहा है, और इसी तरीके से हर हफ्ते की हम जरूरी बातें आपके सामने लाते रहेंगे। अब हमारा प्रमोशन हो गया, थोड़ा सा हमने एडिटिंग सीख लिया, हम यूट्यूब पर भी आ गए, तो आप आइए देखिए। और आज का एपिसोड अगर आपने पूरा सुन लिया हो या पूरा देख लिया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अनुभव, आपका बहुत शुक्रिया कि आप फिर से हमारे साथ इस हफ्ते जुड़े और आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू आदित्य, शुक्रिया। तो अगले जो हफ्ते जी बिल्कुल, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो या देख रहे हो, तो उसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रहे हमारी एक वेबसाइट भी जिसका नाम है srmpodcast.com, वहां जाइए, वहां पर आपको कई सारे पॉडकास्ट मिलेंगे। इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एप्पल पॉडकास्ट पे, गूगल पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे फॉलो जरूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।